गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 10 के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। सब बच्चे जो है अपनी एनसीईआरटी की साइंस की बुक ले लीजिए और उसके पीछे के बैक एक्सरसाइज पेजेस खोल लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको समझाती जा रही हूँ और क्वेश्चन आप देखते जाना सब बच्चे ध्यानपूर्वक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ये क्या कह रहा है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। इसका मतलब समझिए। इससे पहले इस न्यूमेरिकल का क्या कह रहा है वो, हाउ डज किस प्रकार से द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया जाएगा, उसको हाफ कर दिया जाएगा, तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ अपने नोट्स में। देखिए सब बच्चे, यहाँ पे द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, आपको इसका फॉर्मूला पता है, बता रखा है मैंने आपको। तो F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दो ऑब्जेक्ट का मासेस है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। उसने कहा है कि हमने क्या करना है, डिस्टेंस को आधा कर देना है। तो आपने डिस्टेंस को आधा करने के लिए इस फॉर्मूले में ये करके और इसको r अपॉन 2 कर दिया है। हमने इसका डिस्टेंस को क्या किया है, आधा कर देना है। तो हमने ये फॉर्मूला लिया है वो एज इट इज़ और इसके डिस्टेंस को क्या कर दिया, यहाँ हाफ कर दिया है। ठीक है, अब हाफ करके बिल्कुल वैसे का वैसा ही फार्मूला हमने वही का वही रखा है। ये देखिए, ठीक है, फार्मूला हमारा वही का वही है जो हमारा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कांस्टेंट ये है हमारा जी, और ये इस तरह से इसको किया सॉल्व। तो अब आपको आर स्क्वायर, जब ये इधर मैथमेटिकली आप ये सॉल्व करोगे तो ये 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फोर्स कितना लगेगा, फोर टाइम ज़्यादा लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 टाइम मोर। ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस इज रिड्यूस, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, है ना। फोर्स के किसके होता है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ाओगे आप या कम करोगे तो ये इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमने डिस्टेंस जो है आपका क्या किया है, इसमें क्या किया है हमने, 4 टाइम क्या किया है हमने, इसको डिस्टेंस को क्या है आधा किया है, तो क्या हुआ, तो फोर्स क्या होगा, चौगुना बढ़ गया। ठीक है, 4 गुना बढ़ गया। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। उसने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करता है ऑल ऑब्जेक्ट्स पे, सभी ऑब्जेक्ट पे, इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, उनके जो भार के बराबर ये स्क्वायर एक्ट करता है। वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। तो ये बताइए कि हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी क्यों नहीं गिरता लाइट ऑब्जेक्ट की तुलना में। ठीक है, सब ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे लगता है, तो हैवी ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है हैवी ऑब्जेक्ट पे भी लगता है, तो हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी गिरना चाहिए एज कंपैरिजन टू लाइट ऑब्जेक्ट। तो ये कहना चाह रहा है। तो इसको मैं अब आपको बता रही हूँ कि ये क्या है, इसका रीज़न और क्या होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको पता है ये है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ के अनुसार, ग्रेविटेशन के लॉ के अनुसार यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे जी वही कांस्टेंट है, एम है मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया है, एम ई इज़ मास ऑफ अर्थ, एम इज़ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और आर आपको पता ही है ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, हाँ क्या है हमारे को, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो ए जो है यहाँ पर ए जी का जी लगा दिया है हमने, फॉर्मूले के अनुसार जी का जी लगा दिया है। ठीक है, अब जो है एफ क्या है हमारा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो एफ की जगह वैल्यू हमने ये पुट कर दी है, एफ की वैल्यू हमने, एफ की वैल्यू क्या पुट कर दी है, ये वह कर दी है, अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और ये इसका एम। ठीक है, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ के अनुसार इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, ग्रेविटेशन की वाली वैल्यू पुट कर दी है। तो आ गया समझ आपको, ये एम से ये एम कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, एज द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट,
आपको पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है फॉर ऑल मासेस, सारे कितने, चाहे हैवी मास है चाहे लाइट मास है, सबके लिए एक्सेलरेशन हमारे हमेशा स्थिर होता है, एक जैसा होता है। सो द हैवियर ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर, तो इसलिए हैवियर ऑब्जेक्ट भी उतनी ही देरी में गिरेगी जितने की लाइट ऑब्जेक्ट की समय लगेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हमारे हैं क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। उसने कहा है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा किसके, अर्थ के बीच में और 1 kg की कोई ऑब्जेक्ट के बीच में, अर्थ पर पड़ा हुआ है तो उसके बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगने का। तो यहाँ पर सब आपको बता दिया है, मास भी दे रखा है अर्थ का। ठीक है, 6 × 10⁻24 kg रेडियस दिया हुआ है अर्थ का बुक के अंदर ही। तो हम अब आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ कैसे इसका निकलेगा आंसर। ये देखिए, आपको मास ऑफ अर्थ दे रखा है ऑलरेडी बुक में, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 kg, रेडियस दे रखा है r 6.4, ये 10⁻6 मीटर। ठीक है, यहाँ g कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होती है हमेशा। तो f ये हमारा फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट कर दी है, मास ऑफ अर्थ कर दिया है। ठीक है, और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास कर दिया है, ये 1 kg है। ये सारी वैल्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, ये मास ऑफ, ये क्या चीज़ है, ये किसकी वैल्यू है, ये कैपिटल जी की वैल्यू है बेटा। ये क्या है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है, ये देखिए ये रही। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, और आर ये क्या रेडियस डिस्टेंस है ना, तो ये इसकी वैल्यू ये इतनी है। तो इसको सॉर्ट आउट करा आपने। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करके आपका ये देखिए ये आया। ठीक है, ये इसका आंसर है 9.8 न्यूटन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे हम आ रहे हैं। देखिए सब बच्चे, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड, अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम। अब आपने बताना है क्या अर्थ को अट्रैक्ट करता है, अर्थ अट्रैक्ट करती है मून को उसी फोर्स से या उससे कम फोर्स से या सेम फोर्स से। ठीक है, विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, और कौन से कितने फोर्स के साथ वो उसको एक अट्रैक्ट करती है, किसको, मून को, अर्थ। तो ये बताना और इसका रीज़न भी बताना है कि कम करती है, ज़्यादा करती है, सेम करती है, तो कैसे, क्यों। ठीक है, इसका आंसर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन मून इज सेम। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है अर्थ का मून के ऊपर सेम होता है एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून ऑन अर्थ। जैसे कि आप ये बात समझ रहे हो, जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून ऑन अर्थ, अर्थ भी मून के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लगाती है वैसे ही फोर्स होता है। द रीज़न इज दैट, इसके पीछे रीज़न क्या है, if we consider according to the Newton's third law the action and reaction force have equal magnitude and opposite direction। आपको ये थर्ड लॉ हमेशा न्यूटन ने क्या बोला है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, दोनों, तो उसी लॉ के अनुसार उन दोनों का जो अट्रैक्शन है वो इक्वल लग रहा है। वो भी अगर जितने अट्रैक्शन से कर रही है फोर्स से, वो भी मून भी उसको उतने ही अट्रैक्शन से कर रहा है, फोर्स से कर रहा है उतनी ही मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कर रहे हैं। तो ये आपको पता चल गया कि ये जो है इसका रीज़न उन्होंने क्या बताया, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं, दोनों सेम फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, इफ़ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। मून की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं जाएगी अर्थ। ठीक है, उसने कहा मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को,
मून अट्रैक्ट द अर्थ। वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून, तो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं खींची चली जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे बता ही जा रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज मास ऑफ अर्थ। आपको पता है अर्थ का जो मास है वो कितना ज़्यादा है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द मून इज़ वेरी स्मॉल। और जो मून का उसके कंपैरिजन बहुत ही वेरी स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके दौरान ही इससे ये साबित होता है द मोशन ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द मून इज़ एक्सट्रीमली स्लो। तो मोशन जो है किसका, द अर्थ टूवर्ड्स द मून, मून की तरफ बहुत ही स्लो है। सो स्लो एंड गोज अननोटिस, और वो इतना स्लो है कि हमें पता ही नहीं चलता, अननोटिस्ड हो जाता है। आगे बात समझ। अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जो है मैं आपको बाद में करवाऊंगी, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा था, इसको बाद में सॉल्व कराऊंगी। अब आप आ रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे आती है तो फ्री फॉल होके आती है, तो क्या एक्सेलरेशन होता है उस चीज़ का। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल न्यूटन्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड टू स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, इसकी वैल्यू आपको पता ही होती है, स्मॉल जी की क्या वैल्यू है, 9.8 मीटर माइनस स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है, ये देखिए सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर हमने 7, अच्छा अब 6 मैंने आपको बाद में करवाया था बेटा। और 7 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ही मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है, और आपको दोबारा दिखा रही हूँ। इसका आंसर आपको देख लीजिए सब बच्चे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये मैं आपको बता रही है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर का आंसर बता रही हूँ मैं, आंसर 7। दिस इज द आंसर 7, ओके। ये आंसर 7 है, आप यहाँ से नोटिस कर लेना, ठीक है। अब है आंसर नंबर हम 8 पर आ रहे हैं, ओके। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 8 करवा चुकी हूँ, फ्री फॉल वाला था, एक्सेलरेशन हो। अब क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। हम जब भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं हम उसको। सब बच्चों को ज़्यादा पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के और अर्थ के बीच में जो कोई भी फोर्स लगता है, उस फोर्स का एक्सप्रेशन नाम दिया हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी। क्या कहते हैं, ग्रेविटी। ये लिख लीजिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर देखिए बुक के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अमित बाय फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन। अमित ने गोल्ड खरीदा है, कहाँ पर, पोल पर, ठीक है, इक्वेटर के पोल पर उसने खरीदा है, और वन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए उसने खरीदा। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिम एट द इक्वेटर। अब उसने उसको हैंड ओवर किया है, ठीक है, उस गोल्ड को खरीद कर उसको पकड़ाया है, कहाँ पर, इक्वेटर पे पकड़ाया है। खरीदा पोल पर है और उसको पकड़ाया कहाँ पर है, इक्वेटर के ऊपर पकड़ाया है। तो विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट। तो क्या जो दोस्त है उसने जब उस गोल्ड को लिया है तो वो इससे एग्री हो गया है। उसने कहा इसका वेट इतना था पोल पर, अब वो इक्वेटर पे खड़ा है, वो कह रहा है इसका वेट, अब उसको क्या वही लग रहा है वो वेट, नहीं। इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं लग रहा है तो क्यों, ठीक है। इस आंसर को आपने एक्सप्लेन करना है। तो आपका आंसर ये है नो, बिकॉज वेट आपको पता है, वेट W इजकल टू क्या होता है, M इंटू जी। M इज़ मास और G इज़ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना ये ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण आपको स्मॉल g की मैंने आपको बता रखा है। स्मॉल g जो है वो अपना प्लेस टू प्लेस बदल भी जाता है। तो आपको
जी जो है हमारा कांस्टेंट रहता है 9.8। मास हमारा जो है यहाँ पे देखिए, नो बिकॉज वेट W is equal to m into g due to the gravity value of g is greater at the pole। जो g की जो वो वैल्यू है क्या हो जाती है, पोल पर ज़्यादा होती है देन एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर g की वैल्यू कम हो जाती है। सो द वेट ऑफ गोल्ड इज़ मोर एट द पोल्स। जब उसने पोल पर गोल्ड खरीदा था तब तो उसका वेट ज़्यादा था, एंड लेस एट द इक्वेटर, और जो इक्वेटर पे था वो कम था। तो अब उसका दोस्त कैसे मानेगा कि ये उतनी ही चीज़ है जितनी उसने खरीदी थी। हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही है, और मैं आपको बेटा असाइनमेंट ये जो है ये फ़ोटो क्लिक करके दूंगी, इसके नोट्स आपने नोट कर लेने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। और बेटा असाइनमेंट मैंने आपको भेजनी है, वो असाइनमेंट आप सॉल्व करने की कोशिश करना, और 11 बजे के करीब मैं उसकी आंसर की भेजूँगी, ठीक है। उस आंसर की से आपने अपनी जो असाइनमेंट सॉल्व की हुई होती है उसको मिलाना है ध्यानपूर्वक। ये असाइनमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स है, इनको सब बच्चों ने बहुत ध्यान से करना है। ओके, हैव ए नाइस डे।